Hey candidates, good evening. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are preparing well for HPSC PGT English subjective class. और आज है हमारा 6th डे. आज जो आप लोगों को करना है वो है एक तो रीडिंग का डेफिनेटली वन पैसेज, और ये वन पैसेज जो आप करेंगे इसमें बेटा आप प्रैक्टिस करेंगे नोट मेकिंग की, और साथ में आप प्रेसी राइटिंग की आप नेट से हेल्प लीजिए और एक ज़रूर से ज़रूर कीजिए. फिर सेकंड, आप ग्रामर का कल आप लोगों ने पास्ट टेंस किया था, तो आज ग्रामर के फ्यूचर टेंसेस को हमने प्रेजेंट टेंस पहले कर लिया. आप आज कल पास्ट टेंस कर लिया था और आज आप फ्यूचर टेंस की रिवीजन करने वाले हैं. रिगार्डिंग राइटिंग सेक्शन, आप एक रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे. रिपोर्ट राइटिंग जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्यों है? क्योंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है. राइटिंग स्किल में आपको पता है कि एक कोई ना कोई ज़रूर आएगा, और अगर एक कोई ना कोई जब आपको ज़रूर आएगा तो इसमें फिर आपको किसी भी तरह का वो लेने की ज़रूरत नहीं है, रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं. तो एक प्रैक्टिस कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है भाई, है ना. जितना मेहनत करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट है. तो एक राइटिंग स्किल में रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे. रिपोर्ट राइटिंग क्या है? यू आर अमन और अमिता, द हेड गर्ल ऑफ योर स्कूल. Recently your annual function has been organized. Write a report based on annual function of your school. So this you have to write, and the word limit for report writing is 150 words. So accordingly please write an answer and post it in the Telegram group. If you have not joined my Telegram group, you can join it. The link is given in the description box. Regarding literature, आज हम शेक्सपियर की सारी पोइट्री कंप्लीट कर देंगे. ठीक है. अब शेक्सपियर की पोइट्री में क्या क्या आएगा? 154 सोनेट्स जो हैं वो कर देंगे. अब आप ऐसा चिंतित मत हो कि 154 के 154 सोनेट्स आपको पढ़ने हैं. मैं आपको जो पढ़ाऊँगी ना उसमें से कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं होगी, और आप एग्ज़ाम टाइम में पूरा ऐसा अपने आप में बड़ा अच्छा फील करेंगे कि यस, सरस्वती मैम ने पढ़ाया और उनके पढ़ाने जो जो उन्होंने पढ़ाया वो हमें आएगा. तो आज शेक्सपियर की जो मेन 2 पोएम्स हैं, फिर उसके अलावा 1-2 और उनकी एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट पोएम्स हैं वो, प्लस फिर हमारा जो 154 सोनेट्स हैं वो हम कंप्लीट कर देंगे. सो शेक्सपियर एज अ पोइट, शेक्सपियर को एक पोइट माना जाता है, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ नोन एज बार्ड ऑफ एवॉन. क्या बोला जाता है इनको? बार्ड ऑफ एवॉन, राइट. बार्ड ऑफ एवॉन. एवॉन क्यों बोला जाता है? क्योंकि स्ट्रेटफोर्ड एवॉन में इनका बर्थ हुआ था और उनकी डेथ भी वहीं पर हुई थी. इन्होंने 154 सोनेट्स लिखे हैं और 2 नैरेटिव पोएम्स लिखे हैं. इसके अलावा भी इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं. आज वो सब कुछ हम कवर करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड हाउ शेक्सपियर इज नोन एज अ पोइट. Although most renowned for his plays, William Shakespeare's poetry has become household and even school curriculum favorites. ठीक है. स्कूल के करिकुलम में भी काफ़ी आने लग गया है शेक्सपियर की पोइट्री. ही इज़ फेमस फॉर हिज 2 नैरेटिव पोएम्स. ये फेमस हैं इनकी जो 2 नैरेटिव पोएम्स हैं उनके लिए. इन्होंने काफ़ी सारे सॉन्ग्स लिखे हुए हैं. ये सॉन्ग्स कैसे हैं? जो इनके प्लेज हैं, जो इनके 37 ड्रामाज हैं, उन ड्रामाज के बीच में जो पोइट्री यूज़ की गई है, जो सॉन्ग्स यूज़ किए गए हैं, तो वो भी एक तरह से पोइट्री का ही पार्ट है. फिर एपिटफ. एपिटफ आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, डे 1 में बताया था, अगर आपको याद है तो आप लिखो. और जो शेक्सपियर का एपिटैफ है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, अगर आपको याद है, हमारी डे 1 की जो वीडियो है उसमें हमने डाला था शेक्सपियर की जो हमने बायोग्राफी पढ़ी थी उसमें. तो उस एपिटैफ की आप फर्स्ट 2 लाइन्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें. एपिटैफ का मीनिंग होता है वर्ड्स दैट आर रिटन और सेड अबाउट अ डेड पर्सन, स्पेशली वर्ड्स रिटन ऑन अ स्टोन वेयर ही और शी इज़ बरीड, जहाँ उनको दफनाया गया है. और इसके साथ साथ में शेक्सपियर फेमस हैं अपनी 154 सोनेट्स के लिए. शेक्सपियर की जो 2 लॉन्ग पोएम्स हैं, 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स हैं, वो उनकी सबसे पहली सक्सेस मानी जाती है. वो कौन कौन सी पोएम्स हैं? एक पोएम तो है वीनस एंड एडोनिस. वीनस एंड एडोनिस कौन से ईयर में लिखी थी उन्होंने? 1593 में. देखो बेटा, आप लोगों को ना ऐसे ईयर पूरे पूरे याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता इसलिए रही हूँ कि कई बार ना कोई चीज़ ऐसे जो भी मैंने पीछे के क्वेश्चन पेपर्स हैं HPSC PGT सब्जेक्टिव के, उनका जो मैंने एनालाइज किया है, तो क्वेश्चंस ना कई बार घुमा के भी दे रखे हैं. अब जैसे मान लो क्वेश्चन ये आ जाए कि भाई
शेक्सपियर की जो अर्लीस्ट पोएम्स थी, लॉन्ग पोएम्स, तो आपको थोड़ा ये याद रहेगा सबसे पहली पोएम उन्होंने 1593 और 1594 में जो लिखी थी। तो इनकी इन दोनों पोएम्स के नेम्स आप अभी के अभी नोट कर लो अपने नोटबुक के अंदर, वीनस एंड एडनिस 1593, और उससे अगले साल उन्होंने लिखी थी रेप ऑफ लुक्रिस। इन दोनों पोएम्स को भी हम नेक्स्ट अपनी स्लाइड्स में समझेंगे। दीज पोएम्स वर डेडिकेटेड टू हिज पैट्रन द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। तो ये जो दोनों ही पोएम्स हैं ये किनको डेडिकेट कर रखी है इन्होंने? अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को। ऐसा माना जाता है कि वो उनके पैट्रन थे और उन्हीं को उन्होंने इन पोएम्स को डेडिकेट किया था। नेक्स्ट है अनदर ऑफ शेक्सपियर्स पोएम्स द फिनिक्स एंड टर्टल वॉज कमीशन टू बी इंक्लूडेड इन अ कलेक्शन बाय रॉबर्ट चेस्टर कॉल्ड लव्स मार्टियर। तो आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कि किसकी बुक में था, जस्ट फॉर नॉलेज मैंने दे दिया कि बाई चांस आप आगे कभी कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक और उनकी फेमस पोएम है जिसका नाम है द फिनिक्स एंड टर्टल, वो भी आज हम पढ़ेंगे। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड एडिशन है उनके सारे वर्क्स का, तो उसमें भी कुछ पोएम्स इंक्लूड कर रखी हैं, कुछ सॉन्ग्स इंक्लूड कर रखे हैं, कुछ एपिटैफ्स इंक्लूड कर रखे हैं। तो उसमें से भी जो फेमस पोइट्री वर्क है वो भी आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, और ये सब कुछ आप सीख जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में। डोंट वरी, आपको सारी चीज़ें ऐसे टिप्स पे मैं याद करवाने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं वीनस एंड एडोनिस की। अब देखो, आपको वीनस एंड एडोनिस जो पोएम्स है ना, उसकी पूरी लाइन टू लाइन नहीं याद करने की ज़रूरत है, बस जो मैं आपके सामने अभी करवा रही हूँ ना वो आपको ध्यान से सुनने की ज़रूरत है और उसको समझने की ज़रूरत है। अब देखिए, जो वीनस एंड एडोनिस जो पोएम 1593 में शेक्सपियर ने लिखी थी, इस पोएम की ये जो बिगनिंग लाइन्स बिगनिंग नहीं, हाँ बिगनिंग ही है लगभग, तो इन लाइन्स का कई बार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन्स मानी जाती है। मैं आपको इनको एक्सप्लेन करूँगी। अब आपको कि मैडम ऐसे पोएम्स आप तो कुछ भी दे देते हो, सारा याद करना नहीं, ये मैं आप लोगों को इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, अब इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं, और पॉसिबिलिटी है कि अगर वीनस एंड एडोनिस आता है आपके शेक्सपियर में तो यही वाली लाइन्स आएंगे। तो एक बार मैं जल्दी से इनको एक्सप्लेन करती हूँ। इसको एक्सप्लेन करने से पहले आप वीनस एंड एडोनिस पोएम क्या है उसके बारे में समझो, फिर आपको ये लाइन्स बड़े अच्छे से समझ में आ जाएंगे, इसका कॉन्टेक्स्ट समझो। वीनस एंड एडोनिस एक नैरेटिव पोएम। नैरेटिव पोएम का मतलब है कि काफ़ी लंबी लॉन्ग नरेशन के साथ जो पोएम की जाती है, जिस नरेटर जिसको बता रहा है ना, नरेट कर रहा है, लंबी पोएम है। एंड सॉरी, और ये ऐसा माना जाता है कि शेक्सपियर की फर्स्ट पोइट्री है, ठीक है। और इसको ना लोग एक माइनर एपिक भी बोलते हैं, इसको एक छोटा एपिक भी बोलते हैं, छोटा महाकाव्य भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं महाकाव्य? क्योंकि देखो, कोई भी एपिक जब लिखा होता है, एक तो वो वर्स फॉर्म में होना चाहिए, वो पोइट्री फॉर्म में होना चाहिए। सेकेंडली क्या होना चाहिए, उसमें कोई कुछ ना कुछ माइथोलॉजी कनेक्टेड होनी चाहिए। तो ये जो पूरी पोइट्री है, जो पूरी पोएम है वीनस एंड एडोनिस, ये ग्रीक की माइथोलॉजिकल स्टोरी के ऊपर लिखी हुई है। अब ग्रीक की क्या माइथोलॉजिकल स्टोरी है कि जो प्रेम के देवता होते हैं, जो प्रेम के देवता हैं, रोमन गॉडेस जो हैं, उनका क्या नाम है, वीनस एंड एडोनिस। अब वीनस क्या है, वीनस बिकम स्मिटन बाय द वेरी हैंडसम मैन। स्मिटन मीन्स होता है पूरी तरह से अट्रैक्ट हो जाना, सम्मोहित हो जाना। वीनस कौन है, फीमेल गॉडेस है। तो वीनस पूरी तरह से बिल्कुल ऐसे वशीभूत हो जाती है एक बड़े ही हैंडसम आदमी को देखकर, एंड ट्राइज टू सिड्यूस हिम, और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। बट इट डज नॉट वर्क एज एडोनिस इज मोर इंटरेस्टेड इन हंटिंग। लेकिन एडनिस जो है, जो स्मार्ट हैंडसम मैन है, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। और आप जैसे अगर हम हिंदू माइथोलॉजी की बात करें तो जो हम कामदेव को बोलते हैं, वैसे ही आप एडनिस को बोल सकते हैं कि एडनिस एक तरह से रोमन गॉडेस है, रोमन गॉड है सॉरी। लेकिन एडनिस को कोई इंटरेस्ट नहीं है लव मेकिंग में, वो हंटिंग में इंटरेस्टेड है, और वो वीनस को रिजेक्ट कर देता है। और वीनस इस रिजेक्शन को सहन नहीं कर पाती और वो फेंट हो जाती है, वो पूरी तरह से बेहोश हो जाती है। तो उसको लगता है कि कहीं उसने उसको मार तो नहीं दिया है, इसलिए क्या करता है एडनिस, वीनस को एक किस करता है, और जैसे ही वो उसको किस करता है तो वो वापस रिकवर कर जाती है। तो एडनिस फिर से अगले दिन अपने हंटिंग पे चला जाता है। हालांकि उसको इस चीज़ का आभास है कि वीनस क्या होगी, एक जंगली सूअर जो है उसको मार देगा,
उसको इस चीज़ का आभास है, लेकिन फिर भी वो अपने हंटिंग के का जो उसका डेली रूटीन है उस इन्वेजन पे चला जाता है। अब ये जो प्रोफेसी है, ये जो भविष्यवाणी है वो सच हो जाती है और वीनस जो है उसका दिल टूट जाता है ना। और एज अ रिजल्ट ऑफ हर डिवास्टेशन देयर विल ऑलवेज बी फियर, सस्पिशन एंड सैडनेस व्हेन ह्यूमंस फॉल इन लव, कंबाइनिंग। और इससे ये जो भविष्यवाणी है ना वो सच हो जाती है। सॉरी एडनिस को ये जब वो हंटिंग के लिए जाता है तो उसको वो मना करते हैं कि तुम मत जाओ, जैसे हमने जूलियस सीजर में पढ़ा था, लेकिन वो नहीं मानता है। और एडनिस क्या है, एक जंगली सूअर के द्वारा मारा जाता है और वीनस को इस चीज़ का पता है कि वीनस, मैंने आपको सेंटेंस रॉन्ग पढ़ लिया एक्चुअली, डिस्पाइट द विजन दैट वीनस हैड, यहाँ तक मुझे पढ़ना चाहिए था, मैंने उसको रीडिंग रॉन्ग कर लिया, तो वही मैं सोच रही थी कि मैंने शायद कुछ आपको गलत बता दिया। अब वीनस क्या है, अब देखो उसका दिल टूटेगा ही टूटेगा, उसके जो आशिक है, जो जिसको वो प्रेम करती है वो मारा गया है, तो वो पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाती है। तो इस तरह से एक माइथोलॉजिकल ये कंक्लूज़न निकलता है कि जब भी कोई प्यार में होगा तो उसमें हमेशा डर होगा, शक होगा, सैडनेस होगी, जब भी ह्यूमन लव में फॉल करेगा। और इस तरह से ये जो पूरी पोइट्री है, ये नैरेटिव पोएम है, इसमें कॉमेडी है, इसमें रोमांस है, इसमें ट्रेजेडी है और बड़ी अच्छे से लिखी गई है। वीनस एंड एडनिस वॉज शेक्सपियर्स मोस्ट पॉपुलर वर्क ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम और इसके 10 एडिशन 16 तक तो पब्लिश भी हो चुके हैं और हो सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम और भी काफ़ी सारे इनके एडिशंस पब्लिश हो रहे होंगे। अभी जो इम्पॉर्टेंट लाइन्स है उसकी वो पढ़ते हैं हम। अब क्या है ना, यहाँ पर वीनस को एडनिस दिखाई देता है और देखते ही वो फिर क्या उसके बारे में फिर नरेटर क्या नरेट करता है कि वो कैसा है, इवन एज द सन विद पर्पल कलर्ड फेस। अब देखो आप लोग इसमें देखेंगे कि बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हो रखे हैं, हम लिटरेरी डिवाइसेस का एक अलग से टॉपिक करेंगे। तो आपको अगर लिटरेरी डिवाइसेस या क्रिटिकल एनालिसिस आ जाए पोएम का, देखो ये भी पॉसिबिलिटी कि आपको शेक्सपियर का कोई पोइट्री का सेक्शन दे दें और उसको क्रिटिकली एनालाइज करना है। अगर क्रिटिकली एनालाइज करना है तो आपको फिर ये चीज़ें पता होनी चाहिए, कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या किस रेफरेंस में ये चीज़ बोली गई है, हाँ कब लिखी गई थी, किस तरह की पोएम है, कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुए हैं। तो इस चैप्टर ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप इस पूरे जो लाइंस मैं आपके सामने रख रही हूँ वीनस एंड एडनिस की, इसको आप क्रिटिकली एनालाइज भी करेंगे, ठीक है। इसका इन लाइंस का एक क्रिटिकल एनालिसिस आप लिख कर, और दिस इज़ अ 5 मार्क्स क्वेश्चन, आप ये भी लिख कर मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड करेंगे। अब देखिए, अब क्या है, इवन एज द सन विद पर्पल कलर्ड फेस, इवन जो सन है वो पर्पल कलर्ड फेस के साथ होता है, हैड टेकन हिज लास्ट लीव ऑफ द वीपिंग मॉर्न, और उसने भी क्या है, वो भी जा चुका है, वो भी बाय बाय बोल चुका है। वीपिंग मॉर्न होता है रोते हुए शोक को, यानी कि शाम हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है। लेकिन रोज चिक्ड एडनिस ट्राइड हिम टू द चेज, लेकिन फिर भी अंधेरा हो चुका है, रात होने वाली, लेकिन जो रोज चीक का यानी कि गुलाबी गालों वाला जो एडनिस है फिर भी वो पकड़ ही रहा है, अपना हंट कर ही रहा है। हंटिंग ही लव्ड, क्योंकि वो हंटिंग को प्यार करता है। बट लव ही लाफ्ड टू स्कॉर्न, लेकिन वो प्रेम को के ऊपर हंसता है, उसको लगता है ये कोई चीज़ थोड़ी है, ये तो स्कॉर्निंग थिंग है, ये तो घृणा करने वाली चीज़ है। वो लव को का तिरस्कार करता है, मजाक बनाता है। सिक थॉटेड वीनस मेक्स अमेन अनटू हिम, लेकिन अब वीनस जो है इन सब उसकी इन बातों को देखकर पूरी सिक थॉट्स उसके दिमाग में आ रहे हैं, वो खुश नहीं है। तो वो क्या करती है, वो पूरी तरह से मतलब ग्रेट स्पीड से उसके दिमाग में उदासी वाले विचार आ रहे हैं। एंड लाइक अ बोल्ड फेस सूटर गिन्स टू वू हिम, और वो क्या चाहती है कि जो बोल्ड फेस वाला सूटर जो है, सूटर मतलब जो शादी के लिए ऐसा बोलते हैं ना कि जो सही उचित दूल्हा जो होता है, उचित लड़का जो होता है, सही रिश्ता जो होता है ना, तो उस बोल्ड फेस के सूटर को देखकर उसको लग रहा है कि वो विश करते हैं कि वो उसको वू करे, है ना। वू का मतलब क्या होता है, उसकी तरफ देखे, उसको प्यार में फंसे। लस्टफुल जब हम किसी को देखते हैं, है ना, कामेक्षा से जब हम किसी को देखते हैं तो उसको वू करना बोलते हैं।
thrice fairer than myself, thus she began. The field's chief flower sweet above compare. और वो फिर बोलना शुरू करती है, अरे वाह ये तो मुझसे भी 3 गुना गोरा है। हाँ, और जो फील्ड के खेतों का जो सबसे मेन फ्लावर होता है, इसकी जो स्वीट है वो अनकम्पेरेबल है। स्टेन टू ऑल निम्स, जो भी दैवीय चीज़ें हैं वो भी चीज़ें मतलब इसकी तरह से ऊपर एक तरह से धब्बा ही माना जाएगा। मोर लवली देन अ मैन, ये तो इंसानों से भी ज़्यादा प्यारा है। मोर वाइट एंड रेड देन डॉव्स और रोजेज आर, जो डॉव नाम का बर्ड है उससे भी ज़्यादा सफ़ेद है, और जो रेड रोजेज हैं उनसे भी ज़्यादा रेड है। नेचर दैट मेड दी का मीनिंग होता है बेटा ओल्ड इंग्लिश में यू, और वो फिर कहती लगता है मुझे कि नेचर ने आपको, वो मतलब उसके पास जाके उसकी तारीफ़ कर रही है, और वो चाह रही है कि बस ये मेरे से फैसिनेट, वो उसको फ्लैटर करने की कोशिश कर रही है ताकि वो इनफैचुएट कर सके इसको एडनिस को। वीनस ऐसा बोल रही है, नेचर ने तुम्हें बनाया विद हर सेल्फ एट स्ट्राइप। और जब नेचर ने, ऐसा बोलते हैं जब बनाया होगा खुदा ने तुम्हें, खुदा भी बहुत मेहनत की होगी उसने, वो भी रोया होगा जब उसने तुम्हें ज़मीन पर भेजा होगा। कौन सा सॉन्ग है वो, मुझे सॉन्ग याद नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ सॉन्ग है कि खुदा ने तुम्हें बनाया और फिर ज़मीन पे भेजा होगा। तो ऐसा ही करे कि नेचर भी हर सेल्फ, खुद नेचर भी अपने आप से बहस की होगी, नेचर ने भी लड़ाई की होगी, खुद से झगड़ा किया होगा कि इतनी सुंदर चीज़ बना के मैं धरती पर कैसे भेजूँ। सेड मीन सेड दैट द वर्ल्ड हैथ एंडिंग विद दाई लाइफ, और अगर तुम मेरे नहीं बने तो क्या है, ये पूरा वर्ल्ड जो है ये मतलब द वर्ल्ड हैथ का मीनिंग यहाँ पे आप हैड बोल सकते हैं, हैज़ बोल सकते हैं, हैज़ एंडिंग विद माई लाइफ। अगर तुम मेरे हो जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, और ये जो पूरा वर्ल्ड है, वरना ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, और मैं अपनी लाइफ का एंड कर दूंगी तुम्हारे कारण। ठीक है, ये कौन बोल रहा है? ऑल दिस इज सेड बाय वीनस टू हुम, टू एडनिस। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, आप इनको अच्छे से आई होप समझ गए होंगे। अगर आपको कुछ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन एग्जाम पेपर में, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं आई होप। ये आपको ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब नेक्स्ट पोइट्री जो है द रेप ऑफ लुक्रिस। अब रेप ऑफ लुक्रिस की जो लाइन्स है वो हम बाद में समझेंगे, पहले हम इसका थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है। दिस इज अ लेंथी नरेटिव पोएम ऑफ 1855 लाइन्स, टेल्स द ट्रेजिक टेल मीन्स स्टोरी ऑफ द रेप ऑफ एन एंशिएंट रोमन वुमेन नेम्ड लुक्रेशिया। अपने पेन पेपर लेके और ये नाम लिख लो, लुक्रेशिया, रेप ऑफ एन रोमन वुमेन नेम्ड लुक्रेशिया। और इसका रेप करने वाला कौन था? किंग का बेटा था, और किंग के बेटे का नाम क्या था? सेक्सटस टर्क्विनियस, सॉरी। एंड द कॉन्सिक्वेंसेज दैट फॉलो, और उसका फिर परिणाम क्या होता है, इसका क्या दुष्परिणाम होता है? लुक्रेशिया टुक हर ओन लाइफ आफ्टर द इवेंट। लुक्रेशिया अपने आप की जान ले लेती है, वो सुसाइड कर लेती है। विच लेड टू अ रिबेलियन दैट प्लेड अ पार्ट इन टर्निंग एंशिएंट रोम फ्रॉम अ मोनार्की टू अ रिपब्लिक इन 509 BCE। और ये एक तरह से टर्निंग पॉइंट हो जाता है, क्योंकि उसकी मौत होने के बाद पूरे रोम में विरोध शुरू हो जाते हैं, विद्रोह शुरू हो जाते हैं। और अभी तक जो मोनार्की सिस्टम था, जो किंगशिप का सिस्टम था, राजतंत्र जो था एंशिएंट रोम में, पुराने रोम में, अब वो किस में तब्दील हो जाता है? रोम एक रिपब्लिकन कंट्री बन जाता है, यानी कि वहाँ पर डेमोक्रेटिक रूल स्टार्ट हो जाता है। और डेमोक्रेटिक में मैंने कल आपको जूलियस सीजर के उसमें बताया भी था कि ट्रायरार्की स्टार्ट हो जाती है एक तरह से। द पोएम इज डिवाइडेड इनटू 265 स्टेंजास ईच विद 7 लाइन्स and was dedicated to Shakespearean patron the Earl of Southampton. The nomination at the beginning of the poem reads, "The love I dedicate to your lordship is without end." तो ये वाली भी जो पोएम है उन्होंने अपने जो पैट्रन है अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन उनको डेडिकेट कर रखी है। और आप प्लीज़ ये भी नोट कर लें, क्योंकि रेफरेंस आ सकता है, अगर कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आए तो आपको ये रेफरेंस लिखने में हेल्पफुल रहेगा। कि ये पोएम 265 स्टेंजाज में डिवाइड, और हर एक स्टेंजा में कितनी लाइंस हैं? 7 लाइंस हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में इसकी मेन इंपॉर्टेंट लाइंस पढ़ते हैं। हर लिली हैंड एंड हर रोजी चीक लाइज अंडर, ये बेटा बिल्कुल बिगनिंग लाइंस है रेप ऑफ लुक्रिस की। हाँ, तो उसके जो लिली फूल जैसे जो हाथ थे
उसके जो गुलाबी गाल थे वो अंदर के अंदर हैं, पिलो के अंदर हैं। पिलो एक्चुअली क्या होता है, वैसे तो कंफर्ट देने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर क्या, वो एक तरह से वो उसको डिसीव कर रहा था, उसको विन ओवर कर चुका था और उसको एक अनलॉफुल किस पिलो जो है वो दे रहा था। क्योंकि क्या होता है ना कि बेटा आफ्टर रेप एक बहुत ही सिचुएशन इतनी ख़राब है, वो बड़ी ही सैड मूड में है। हु देयर फॉर एंग्री सीम्स टू पार्ट इन संडर स्वेलिंग ऑन आइदर साइड टू वॉन्ट हिज ब्लिस। अब जैसे जब मुंह हम तकिए के अंदर घुसा देते हैं तो वो दोनों तरफ से स्वेलिंग सा हो जाता है, साइड में निकलाते हैं उसके एरिया, वो कॉटनी जो एरिया है, तो वो ऐसा लगता है कि उसको वो स्वेल अप हो चुका है, जो तकिया है वो भी गुस्से में है और वो क्या चाहता है कि उसकी साइड होकर उसको दोनों साइड से उसको ब्लिस करना चाहता है। एक तरह से वो उसको कंफर्ट देना चाह रहा है। बिटवीन हुज हील्स हर हेड एंटूम्ड इज। अब उसके जो वो दोनों तरफ के उभार थे उन वो एक तरह से हील्स के जैसे थे, एक पहाड़ों के जैसे, पहाड़ियों के जैसे थे, जिसके अंदर उसने अपना सिर घुसा रखा है। एंटूम्ड, देखो टूम क्या होता है, कब्र का जो दफनाने वाला, तो यहाँ पर मतलब एक तरह से वो मरे हुए, शी वॉज लाइक अ डेड पर्सन। तो वेयर लाइक अ वर्चुअस मॉन्यूमेंट शी लाइज, जहाँ वो एक बड़े ही कीमती मॉन्यूमेंट की तरह लाई कर रही थी। टू बी एडमायर्ड ऑफ ल्यूड अनहैलोड आइज, और जो रेपिस्ट जो है वो मतलब उसको इस तरह से देख रहा था, एक अनहोली लुक में हम बोल सकते हैं, विकेड लुक में और लिविड लुक में देख रहा था। लिविड का मीनिंग होता है बेटा अशिष्ट और घृणास्पद ढंग से कामुकता दर्शाने वाली आंखें उसको देख रही थी, विकेड आंखें उसको देख रही थी। और जो एक स्टेयरिंग जो होती है, ईविल स्टेयरिंग जो होती है बाय द मेल्स, बाय द रेपिस्ट, तो वो उस तरह से उसको देखा जा रहा था। तो ये बिगनिंग लाइन्स है रेप ऑफ लुक्रिस पोएम के। आई होप आपको समझ आई हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट ब्यूटीफुल पोएम ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। बेटा मुझे ये लगता है अगर शेक्सपियर की पोइट्री आएगी ना तो आपको ये वाली पोएम ज़रूर आएगी, अगर आएगी तो ये वाली पोएम आपको 100% आ सकती है। दैट इज़ ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। ये आप लोगों ने इंग्लिश कम्युनिकेटिव में भी पढ़ी होगी शायद, अगर आप टीचर रहे हैं तो, और एज स्टूडेंट भी हो सकता है आपने कभी पढ़ी हो। बहुत ही खूबसूरत पोएम है, बहुत सिंपल पोएम है। मैंने इसके साथ में हिंदी इसकी लिखी हुई, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। और ये लाइन आपको याद होनी चाहिए, मैंने कोटेशंस टाइम में भी लिखवाई। तब इसका रेफरेंस अगर मैं बताऊं तो एज यू लाइक इट जो प्ले है, ठीक है, उसमें जेक्स नाम का जो कैरेक्टर है उसने इस सॉन्ग को गाया था। जब एज यू लाइक इट हम करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा भी कब गाया था। तो ये जेक्स नाम के कैरेक्टर के द्वारा गाया हुआ सॉन्ग है कि ये पूरा जो वर्ल्ड है ये एक स्टेज है। हम सभी जो भी आदमी और औरत हैं वो सभी केवल प्लेयर्स हैं, यहाँ पे रोल प्लेयर्स हैं, एक्टर्स हैं। उनके खुद की एग्जिट्स हैं, उनके खुद की एंट्रेंसेस हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स। और एक आदमी अपने समय में बहुत सारे रोल प्ले करता है, ऐसा नहीं है कि उसका एक ही रोल है। और उसके जितने भी एक्ट्स होते हैं वो 7 एजेस के होते हैं, है ना। तो 7 एक्ट्स होते हैं और 7 एजेस उसमें उसको शो करनी होती है। सबसे पहले वो एक छोटा बच्चा होता है जो रो रहा है और अपनी जो उसकी नर्स है, उसकी जो दाई माँ है, उसकी बाहों में वो उल्टियाँ भी डाल रहा है, गिरा रहा है। फिर उसके बाद अनविलिंग स्कूल बॉय है जो अपना सैशल लेकर, सैशल का मतलब अपना स्कूल बैग, थैला लेकर, झोला लेकर वो स्कूल की तरफ पैर घिसराते हुए जैसे हमारे बच्चे जाते हैं वैसे जा रहा है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और उसका जो फेस है वो बिल्कुल ऐसे चमचमाता हुआ है और वो एक स्नेल की तरह, एक घोंगे की तरह क्रीप करता हुआ चल रहा है। एंड अनविलिंग टू स्कूल। एंड उसके बाद नेक्स्ट उसका जो रोल आता है वो आता है उसका एक लवर का। अब नेक्स्ट आता है साइंग लाइक फर्नेस। और जब वो लवर बनता है तो एक जैसे अंगीठी होती है, भट्टी होती है, उसकी तरह आहें भरता है और विद वोफुल बैलेड, और वो अपनी उन आहों से भरा हुआ एक शोकपूर्ण गीत लिखता है। बैलेड मीन्स होता है वैसे तो एक ऐसा गीत जो घूम घूम कर गाया जाता है ना। तो वो एक शोक से भरा हुआ बैलेड लिखता है, पोएम लिखता है, जो उसकी मिस्ट्रेस जो है, उसकी मालकिन यानी कि उसकी महबूबा जो है उसके लिए लिखता है। और उस मिस्ट्रेस की आईब्रो के लिए के ऊपर लिख देता है, उसकी आईब्रो के ऊपर वो इस तरह से लिख देता है।
उसके बाद नेक्स्ट बनता है एक सोल्जर। अब सोल्जर जो है, अब प्रेम का जो तूफान है वो जा चुका है, तो प्रेम कहते हैं प्रेम का मारा वो फिर बाद में कुछ ना कुछ जुनूनी करता है, तो फिर वो उसका नेक्स्ट रोल आ जाता है एक सोल्जर का, एक सिपाही का। उसमें अजीब अजीब सी वो भारी भरकम ओथ लेता है, और एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, जेलस इन ऑनर, और वो एक पार्ड की तरह, एक मतलब ऐसा बोलते हैं ना जुनूनी आदमी की तरह दाढ़ी बढ़ा लेता है। उसको जेलस होती है अगर कोई और किसी दूसरे को सम्मान मिल जाए, दुश्मन सेना को, तो उसको ऑनर चाहिए, है ना। एंड सडन एंड क्विक इन क्वेरल, एकदम से एक्टिव होता है झगड़े में, लड़ाई में, युद्ध में। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, ये सब वो क्यों कर रहा है? ताकि उसको रेपुटेशन मिले। और रेपुटेशन भी कैसी मिले उसको? रेपुटेशन को हम हिंदी में बोलते हैं एक तरह से जो सामाजिक इज्जत जो बोलते हैं, और वो रेपुटेशन भी कितनी लॉन्ग टाइम की नहीं, बबल रेपुटेशन। वो बबल रेपुटेशन के लिए भी मतलब दुश्मन से भिड़ने के लिए तैयार है। और वो भी कब? कैनन के माउथ में, मतलब तोप के मुंह में भी जाकर वो अपने आप को वो रेपुटेशन चाहता है, वो सम्मान चाहता है ना। एंड देन द जस्टिस, और उसके बाद बनता है वो एक जस्टिस, एक न्याय की पोस्ट पर वो पहुंच जाता है ना, जज बन जाता है। और जब जज बन जाता है तो अब उसको लगता है कि मेरा सारा काम हो गया। उसकी अच्छी मोटी ताजी तोंद निकल आती है, विद कैपन लाइन, विद गुड कैपन लाइंड, और उसकी आईज जो हैं वो सीवियर हो जाती हैं, और उसकी दाढ़ी जो है वो फॉर्मल कट की है, उसकी फुल ऑफ वाइज सॉज एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस। उसकी जो भी बातें बोलेगा, जो भी वो कहेगा, तो बड़ा ही ऐसे बुद्धिमत्ता वाली और मॉडर्न एग्जाम्पल साथ में रखेगा। एंड इन दिस वे ही प्लेज हिज पार्ट एज अ जज ऑल्सो। फिर उसके बाद 6th स्टेज जो आती है वो उसमें वो शिफ्ट हो जाता है, और अब उसकी आवाज़ क्या है? एंड विसल्स इन द साउंड। अब छठी एज उसकी ओल्ड एज की हो जाती है। यहाँ पर आने के बाद वो जब बोलता है, क्योंकि दांत टूट जाते हैं तो ऐसा लगता है सीटी बज रही है उसके, वो बोलता है, हवा अच्छे से निकलती नहीं है, ज़्यादा निकलती है, तो उसकी साउंड जो है वो आने लग जाती है उसके मुंह से, विस्लिंग साउंड आती है। और ये एक तरह से लास्ट सीन है, और इस तरह से जो ये स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री है वो ख़त्म हो जाती है, एक एंड पर आ जाती है, और एक सेकंड चाइल्डहुड पैदा हो जाता है, एंड मियर ऑब्लिवियन। और सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ अब एक मतलब यादगारी रह जाती है, और अंत आ जाता है जब ना दांत होते हैं, ना आँखें होती हैं, ना स्वाद होता है, और कुछ नहीं होता है, एंड अल्टीमेटली he becomes a dead person. Okay, so now into the lean and slippered pantaloon with the spectacles on nose and pouch on side, his youthful hose well saved a world too wide for his shank and his big manly voice. मुझे लगता है कि मैंने स्लाइड 2 एक साथ दबा दी आपकी, और ये पीछे रह गई। तो ये जो 6th स्टेज है उसके साथ वाली लाइन आएगी, और फिर ये 7th लास्ट जो मैंने पहले स्लाइड बताई है उसमें आएगी। और जो छठी जो उम्र है उसमें वो एक पतला सा, और उसकी जो पैंट्स जो होते हैं वो भी बड़ी स्लिपरी हो जाती है, लटकना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसकी स्किन लूज़ पड़ जाती है, उसका फैट डिज़ोल्व हो जाता है। उसकी नाक पर चश्मा रखा रहता है, उसके दांत नहीं होते तो दोनों तरफ पाउच सा बन जाता है। उसकी जो यूथफुल होज वैसे तो होता है नली, यानी कि यूथफुल में एक वो जो गहरी तम आती आवाज़ थी, वो सब कुछ अब सेव हो चुकी है। अब ये वर्ल्ड जो है पूरा बहुत बड़ा हो चुका है, और वो खुद क्या है उस बड़ी मर्दानी आवाज़ से, और जो उसकी मैनली वॉइस थी वो सब अब श्रिंक हो जाती है, वो सब अब ख़त्म हो जाती है, और फिर उसकी जो साउंड है वो भी चली जाती है। और ये आगे का मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका है। नेक्स्ट पोएम इज़ द फिनिक्स एंड द टर्टल। अब फिनिक्स एंड टर्टल बहुत ही शॉर्ट पोएम है, और अब बड़े आराम से समझ जाएंगे। इट इज़ एन एलिगोरिकल पोएम। एलिगोरिकल पोएम का मतलब क्या होता है कि सिंबॉलिक पोएम, इसमें 2 सिंबल्स दिखाए हैं एक तरह से विलियम शेक्सपियर ने। फिनिक्स क्या होता है? फिनिक्स एक मिथिकल बर्ड है, जो ऐसा माना जाता है कि हर 500 साल में वो अपनी ही एशेज से, अपनी ही राख से दोबारा पैदा हो जाता है। और टर्टल का मतलब यहाँ पे मगरमच्छ नहीं है, टर्टल डोव है ना, एक बत्तख है, टर्टल डोव है, और वो एक बर्ड है जो सिंबलाइज करती है लव को, लॉयल्टी को और डिवोशन को।
अब पोएम में क्या होता है ना, द पोएम डिस्क्राइब्स द डेथ ऑफ द फिनिक्स एंड द टर्टल। पोएम में ना फिनिक्स भी मर जाता है फिनिक्स बर्ड भी मर जाता है और टर्टल डॉव भी मर जाती है, और ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो इन दोनों का प्यार एक सिंबलाइज कर रहा है, एक सिंबॉलिक है, आज के जो एक आइडियल लव है उसको दिखा रहा है। इसमें क्या है स्टोरी के, ये पोएम कैसे स्टार्ट होती है, बहुत सारे बर्ड्स हैं जिसमें आउल हैं, ईगल हैं, स्वैन है, क्रो हैं, और वो सभी इकट्ठे हो रहे हैं और वो याद कर रहे हैं फिनिक्स और टर्टल को। लेकिन जो द स्क्रीच ऑल जो हैं और अदर बर्ड्स ऑफ प्रे हैं, यानी कि जो दूसरों का शिकार करते हैं, दूसरों को जो परेशान करते हैं, जो गुड बर्ड्स नहीं माने जाते हैं, जो इविल बर्ड्स माने जाते हैं, उन सबको ना मना करते हैं कि भाई तुम्हारा इस शोक सभा में आने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि तुम लोग तो ना खुद ही डेथ को सिंबलाइज करते हो, तो उन सबको बैन कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सेक्शन जो पोएम है उसमें एक एंथम होता है, जैसे अपना नेशनल एंथम होता है, तो वो उनका एक मॉर्निंग एंथम होता है, शोक भरा एक एंथम किया जाता है जो डिस्क्राइब करता है कि जो इनका रहस्य में जो प्रेम है फिनिक्स और टर्टल के बारे में, उनका एक मतलब गीत गाया जाता है उन दोनों को डेडिकेट करते हुए। इनका जो प्रेम है वो दो होकर भी क्या है, एक हो चुका है, और इस तरह से उनकी इंडिविजुअलिटी भी प्रिजर्व हो रखी है और उनका प्रेम भी अमर हो गया। दिस गोज बियॉन्ड द टिपिकल रूल्स ऑफ रीजन एंड लॉजिक। और जब हम ऐसे बोलते हैं ना हम दो से एक हो गए, जब प्रेम में कोई भी दो जीव जब दो से एक हो जाते हैं तो वहाँ रीजन और लॉजिक नहीं चलता है, वो क्योंकि जो रीजन और लॉजिक का टिपिकल रूल है उससे अलग हो जाता है। तो थर्ड और फाइनल सेक्शन में क्या होता है ना, रीजन जो है वो खुद पर्सोनिफाइड हो जाता है, रीजन को पर्सोनिफाई किया गया है, उसका मानवीकरण किया गया है, और वो भी एक फिर फंडल सॉन्ग गाता है, एक शोक गीत गाता है, ट्रैनोस जिसको हम बोलते हैं, हाँ उन लवर्स के लिए, क्योंकि रीजन भी खुद उनके आगे झुक जाता है जब उनका प्रेम दिखता है। रीजन कैन नॉट अंडरस्टैंड द मिस्ट्री ऑफ हाउ द फिनिक्स एंड द टर्टल मैनेज टू बी टू एंड वन एट द सेम टाइम। अ लव लाइक देयर्स विल नेवर बी पॉसिबल अगैन विद देयर डेथ। अब उन दोनों की डेथ के बाद ब्यूटी, ट्रूथ, रेयरिटी और ग्रेस हैव ऑल्सो लेफ्ट द वर्ल्ड। तो इन सब चीज़ों को पर्सोनिफाई किया गया है कि ये सारी चीज़ें भी उनके प्रेम के साथ ना ख़त्म हो जाती हैं, संसार को छोड़ देती हैं। रीजन आस्क्ड द मॉर्नर्स टू साई अ प्रेयर फॉर द फिनिक्स एंड द टर्टल हु आर नाउ बरीड इन एन अर्न। अब जो रीज़न है वो खुद यानी कि जो फैक्ट है, जो लॉजिक है, जो रीज़न है, वो एक ह्यूमन फॉर्म में है, और वो खुद ऐसे कह रहा है सभी बर्ड्स को कि अब हम ना सभी एक मतलब इसको दफना चुके हैं, और दफना के अब इसको एक कलश में इनको दफना दिया, इनकी एशेज़ को तो उसमें उसे एक कलश में रख दिया गया, एक कलश में दबा दिया गया, और अब वो एक प्रेयर गाने के लिए सभी जो शोक मनाने के लिए बर्ड्स हैं उन सबको बोलता है। तो ये भी एक आइडियल लव को रिप्रेजेंट करती है ये पोएम। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शेक्सपियरियन सोनेट। शेक्सपियर की 154 सोनेट्स हैं, और इन 154 सोनेट्स का क्या मीनिंग है, हाँ क्या इनकी फीचर्स हैं, और कौन सी इम्पॉर्टेंट सोनेट्स हैं जिनको मैं अभी आपको करवाने वाली। टोटल 7 इम्पॉर्टेंट सोनेट्स हैं, जिनमें से 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो मुझे लगता है मेरा जो गेस है वो या तो आपको ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज आ सकता है, या फिर आपको वीनस और एडनिस का पार्ट आ सकता है, या फिर आपको सोनेट नंबर 116 एंड सोनेट नंबर 18, इनमें से कोई आ सकता है। टोटल अब नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड होंगी, नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी उसमें हम ये सारी सोनेट्स को पढ़ेंगे। और दिस इज़ द एंडिंग ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे, कीप प्रिपेयरिंग।